हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ अफराइज एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 जय प्रक्रम। आज है जिसका लेक्चर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला बेटा श्वसन। तो बहुत ही जरूरी बात, अगर आपने अभी तक के हमारे लेक्चर नहीं देखे हैं इस चैप्टर के और केमिस्ट्री भी हमने पूरा करा दिया है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए बेटा, वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है अब तक की जो भी वीडियो हैं। ठीक है, एक बार उनको देख लीजिए तो चीज़ें आपको सही से समझ आएंगी। ठीक है, और नोट्स के लिए वहीं पे एक और लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, तो फटाफट जाइए और वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्लिक करेंगे तो अगर आपके में ऐप डाउनलोड है तो सीधा वहीं पहुँच जाओगे, नहीं है तो फिर आपको पहले ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा बेटा। तो स्टार्ट करते हैं हम श्वसन से। बेटा जैसे ही श्वसन की बात आती है थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। रीजन क्या है कि श्वसन एक तो नॉर्मल श्वसन है, सांस लेना और बाहर निकालना, इसको भी हम श्वसन कहते हैं और ये हम छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन 10th में जब हम श्वसन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कोशिकीय श्वसन की बात करते हैं। कौन से श्वसन की बात करते हैं बेटा? कोशिकीय श्वसन की बात करते हैं यहाँ पे हम, और हमने डेफिनेशन पढ़ भी रखी है। श्वसन क्या है? यह एक कोशिकीय प्रक्रम है जो इस हम बात कर रहे हैं 10th में। इसमें क्या करते हैं, शरीर के बाहर से हमने ऑक्सीजन ली, ठीक है, और ऑक्सीजन किस में जाती है? फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर किस में? हमारे शरीर में जाती है रक्त के माध्यम से, वहाँ पे ऑक्सीजन होती है और ग्लूकोज होती है, उसका विघटन होता है जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। ये पूरा क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब श्वसन कितने चरणों में संपन्न होता है उसको अपन समझेंगे। ठीक है, तो श्वसन जो है कितने चरणों में संपन्न होता है? तो श्वसन 2 चरणों में बेटा संपन्न होता है। श्वसन की जो पूरी प्रक्रिया है वो 2 चरणों में होती है, या फिर हम कहें ग्लूकोज का विखंडन। ठीक है, तो प्रश्न ये ग्लूकोज के विखंडन के नाम से भी आ जाता है और श्वसन के चरण के नाम से भी आपका प्रश्न आ जाता है, तो आप समझिए ध्यान से। ठीक है, श्वसन क्या है? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार भोज्य पदार्थों का विघटन में ऑक्सीजन का उपयोग क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब श्वसन के चरण की हम बात कर रहे थे। 2 चरणों में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है, या फिर हम कहें ग्लूकोज का विखंडन। तो देखो बेटा, ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6 होता है, इसमें 6 कार्बन हमारे रहते हैं। ठीक, पहले चरण में क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना है आपको। कोशिका द्रव्य, क्या? कोशिका द्रव्य में पहला चरण संपन्न होता है। यहां पर ग्लूकोज जो है वो पाइरुवेट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पाइरुवेट में बदल जाता है। ठीक, इसमें कार्बन के 3 अणु भी होते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं 3 कार्बन अणु, और यहां पे आपकी ऊर्जा भी मुक्त होती है। ठीक, ये इसका कहलाता है बेटा पहला चरण। यानी ग्लूकोज का जो विखंडन हो रहा है तो ग्लूकोज सबसे पहले किस में बदल रहा है? पाइरुवेट में बदल रहा है, और ये क्या है? इसका पहला चरण है। क्लियर? अब दूसरे चरण में क्या होता है वो हम समझते हैं। अब दूसरे चरण में आपके 3 चीजें होती हैं, 3 संभावनाएं यहां पे रहेंगी। पहला तो ईस्ट में, और यहां पर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो अनुपस्थित है, यानी ऑक्सीजन नहीं, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। पहले क्या हुआ? ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में ये पाइरुवेट में बदला बेटा। अब क्या होगा? अब ये जो पाइरुवेट है वो ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में बदलेगा? तो ये बदलेगा C2H5OH, यानी एथोन आपका बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और यहां पे आपकी ऊर्जा 2 ATP यहां पे बनती है। ठीक, तो इसमें हमें कार्बन के 3 अणु मिल जाते हैं यहां पे। तो समझ आया आपको? यहां पे क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है भाई। ईस्ट में यह विक्रिया होती है, यानी पाइरुवेट किस में बदल जाता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम एथेनॉल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एथेनॉल। एक मिनट,
एथेनॉल। ठीक है बेटा, अब पहला तो ये आपको समझ आ गया ना। अच्छा, ये दूसरे चरण का पहला पार्ट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पाइरुवेट। अब देखो, ऑक्सीजन का अभाव हो, या फिर कह सकते हो बेटा कमी, यानी ऑक्सीजन कम मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, ऐसा कहां पे होता है बेटा? ऐसी सिचुएशन हमारी पेशियों में उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, हमारी पेशियों, यानी हमारी मतलब हमारी पेशी कोशिका कह सकते हो। मैं ऐसे कह दूं पेशियों में, या फिर पेशी, एक मिनट, हमारी पेशी कोशिका, या फिर हमारी पेशियों में लिख सकते थे। ठीक है, अब यहां क्या होता है? यहां पे बेटा बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है यहां? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल बनता है, प्लस बेटा यहां पे ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बनता है, यहां भी कार्बन के 3 अणु रहते हैं, और ऊर्जा यहां भी बनती है थोड़ी सी। नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, यानी ऑक्सीजन ठीक ठाक मात्रा में है। ठीक है, वो कहां होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये 9th में भी बेटा आपने पढ़ा होगा। यहां पे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनता है आपका, और तीसरी चीज क्या बनेगी? ऊर्जा है। ठीक है, क्या बनेगा? ऊर्जा। और यहां पे जो ऊर्जा मिलती है 38 एटीपी। अच्छा, मैं एटीपी क्यों लिख रहा हूं? जो ऊर्जा मुद्रा है वो एटीपी, यानी ऊर्जा जो प्राप्त होती है हमें एटी की फॉर्म में प्राप्त होती है, इसीलिए हम यहां पे एटीपी लिख रहे हैं। जो एनर्जी प्राप्त होती है वो हमें किसके रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में। तो कितने एटीपी है? जैसे काउंट कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे हम मुद्रा को रुपया में, ऐसे ही यहां पे ऊर्जा मुद्रा क्या है? एटीपी है। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आ जाता है ऊर्जा मुद्रा क्या है, ऑप्शन में आएगा तो आपको टिक क्या करना है? एटीपी। फुल फॉर्म इसका क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये ध्यान रखना है। एक और फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है एडीपी, तो क्या है? एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अब समझ लेते हैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से बेटा, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले यहां पे हमारा क्या हुआ था? ग्लूकोज कोशिका द्रव्य के अंदर पाइरुवेट में बदलता है। ठीक, ये हमारा पहला चरण है ग्लूकोज के विखंडन का या श्वसन का। ठीक है, इसके बाद बेटा क्या होता है? दूसरे चरण में 3 कंडीशंस बनती हैं यहां पे। अगर ऑक्सीजन नहीं है बिल्कुल भी, तो ऐसा ईस्ट के अंदर होता है, तो यहां पे एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक, सेकंड जो है वो है ऑक्सीजन का अभाव, यानी ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में है, तो ऐसी स्थिति हमारी पेशियों में उत्पन्न होती है कभी कहीं, तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का यहां पे निर्माण होता है। थर्ड कंडीशन है ऑक्सीजन की उपस्थिति। जब ऑक्सीजन उपस्थित है बहुत ठीक ठाक मात्रा में, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये रिएक्शन, और यहां पे बेटा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब यहीं से हमारी डेफिनेशन बनती है। श्वसन 2 प्रकार का होता है। एक होता है बेटा वायवीय श्वसन, ठीक है, और दूसरा है अवायवीय श्वसन। एक वायवीय श्वसन है बेटा, दूसरा है अवायवीय श्वसन। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन, ठीक, इनको हम समझते हैं इसी के आधार पे। देखो, वायवीय श्वसन कौन सा होगा? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, जिसमें बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? 38 एटीपी। ये होता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सामान्यतः हम लोगों के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा पावर हाउस भी कहा जाता है, यानी बिजली घर। ठीक है, पावर हाउस, ये आपने पढ़ा था 9th क्लास में, यानी बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि यहां पे किसका निर्माण हो रहा है? एनर्जी का निर्माण हो रहा है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को
पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हमारा वायवीय श्वसन हो गया। ठीक है, अंतर आ जाता है वायवीय और अवायवीय श्वसन में। अब बात कर लेते हैं बेटा अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन में ये दोनों आपके अवायवीय श्वसन में आ जाते हैं, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है। इसमें किसका निर्माण होता है? अवायवीय श्वसन में एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा का निर्माण होता है। और इस श्वसन में जो ऊर्जा मिलती है बेटा, हमें कितनी एटीपी मिलती है? 2 एटीपी मिलती है। कितने? 2 एटीपी मिलती है। ओके, अच्छा, इसमें लैक्टिक अम्ल का, विशेष परिस्थितियों में इसमें लैक्टिक अम्ल का भी निर्माण होता है जहां पे बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित हो, तो इसको भी हम किसमें ले लेते हैं? अवायवीय श्वसन में ले लेते हैं। अब बात आती है लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो रहा है, ये क्या करता है बेटा? जब हम दौड़ रहे होते हैं या कोई बाहरी काम या कुछ भी ऐसा कर रहे होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, अचानक से हमारे मोच टाइप के यानी दर्द, ऐठन टाइप की होने लगती है अचानक से। ऐसा क्यों होता है अचानक से? तो देखो, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं या दौड़ रहे होते हैं आप, तो क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया में यानी हमारी पेशियों में वहाँ से हमें एनर्जी चाहिए होती है, और वहाँ पे क्या हुआ, अचानक से ऑक्सीजन की कमी हो गई। और एनर्जी तो आप दौड़ रहे हो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब ऑक्सीजन नहीं है, एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ पर एक निर्माण हो जाता है बेटा लैक्टिक अम्ल का। किसका? लैक्टिक अम्ल का। अब लैक्टिक अम्ल का निर्माण आपका होगा, ठीक है। तो ये लैक्टिक अम्ल करेगा क्या? वहां पे दर्द उत्पन्न करेगा, ऐंठन उत्पन्न होगी, यानी हमें बहुत समस्याएं वहां पे खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दर्द, ऐंठन अचानक से जो क्रैम्प पड़ जाता है, क्रैम्प आता, वो किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अब सॉल्यूशन क्या है? इसको जब मल लेते हैं तो लैक्टिक अम्ल किसमें विघटित हो जाता है? एथेनॉल में, और ऊर्जा वहां भी बनती है। क्लियर? तो ये आप समझ गए हैं। प्रश्न इस पर कभी कभी बन जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा हम बात करें कि श्वसन जो है, मान लो जो स्थल पर रहते हैं वो जीव और जो जल में रहते हैं वो जीव, इनमें किस तरह से होता है, इनमें कौन से अंग होते हैं श्वसन करने के लिए? स्थल पर जो जीव रह रहे हैं वो किन अंगों की वजह से श्वसन कर रहे हैं? ऐसा कौन सा मेन अंग है जिसकी वजह से वो सांस ले रहे हैं? आप एक बार सांस लेके देखो 2-4 बार, फिर मेरे को बताओ कि कौन सा अंग है जिसकी वजह से आप सांस ले पा रहे हो, कौन उत्तरदायी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करो। हाँ भाई, पता चला? देखो मैं ले रहा हूं। किन पे जोर पड़ रहे हैं? फेफड़ों पे। अच्छा, नाक तो मार के मैं मुंह से भी ले सकता हूं, अभी तो बंद कर रखा है, मुंह से भी ले सकता हूं। तो जैसे आपके दिमाग में आ रहा हो नाक नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के हम जो सांस लेते हैं बेटा, फेफड़ों से लेते हैं, यानी स्थलीय जीव जो श्वसन करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? फेफड़ों की वजह से ही करते हैं। यानी उनमें हम कह सकते हैं जो श्वसन के लिए उत्तरदायी है स्थलीय जीवों, वो हैं फेफड़े यानी फुफ्फुस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या? फेफड़े स्थलीय जीवों में श्वसन। दूसरा नंबर जलीय जीवों में श्वसन। जलीय जीवों में, स्थलीय जीवों में क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। फेफड़ों की जगह बेटा फुफ्फुस भी लिखा आ सकता है, ठीक है, फुफ्फुस। और जलीय जीवों की बात करें तो सबको पता है, छोटी क्लासों में पढ़ा है, गलफड़े हैं, क्लोम। तो इसको लिख लेते हैं क्या? गलफड़े। देखो इसमें आप गलत नहीं करोगे क्योंकि ये आपने बचपन से पढ़ा है और यही चीज़ पढ़ी है, लेकिन अपने मामले में जब बात आएगी तो आप क्या लगा दोगे? नासिका वगैरह, नाक, है ना, सांस नली कोई लगा देगा, कोई फेफड़ा लगाएगा, हो सकता है अलग अलग। फुफ्फुस आ गया तो पता ही नहीं क्या कितना गलत करोगे आप लोग ऑप्शन। तो भाई ध्यान रखना है, फुफ्फुस या फेफड़े एक ही बात होती है,
और जो जलीय जीव होते हैं बेटा, जैसे मछली किससे लेती है, गलफड़ों से लेती है ऑक्सीजन, गलफड़ों से लेती है और वहाँ से फिर ऑक्सीजन उसका रक्त में चला जाता है और पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये रहता है सीन। तो स्थलीय जीवों का आपको क्लियर हो गया, जलीय जीव किस तरह से श्वसन करते हैं ये समझ आ गया है आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मनुष्य में श्वसन किस तरह से होता है, मनुष्य कैसे सांस लेते हैं या मनुष्य का श्वसन तंत्र किस हिसाब का है। ओके, तो भाई देख लेते हैं मनुष्य के श्वसन तंत्र क्या। अगर हम बेटा मनुष्य के श्वसन तंत्र की बात करें तो श्वसन तो हम पढ़ ही चुके हैं। मनुष्य में सबसे पहले क्या होगा, मनुष्य कैसे सांस लेते हैं, नाक से लेते हैं। नाक तो सबसे पहले नाक है, तो देखो पार्ट्स मैं बना लेता हूँ, पहले लिख लेते हैं मनुष्य में श्वसन, समझ लेते हैं भाई किस तरह से होता है। ओके, तो सबसे पहले तो बेटा नासिका है ना, या फिर नासा द्वार है ना, ये है, इससे ऑक्सीजन को लिया जाता है, मतलब वायु को लिया जाता है। इसके बाद ये किस में आती है, यहां पे ग्रसनी होता है, ग्रसनी फिर कंठ है ना, ग्रसनी, ग्रसनी के बाद कंठ। ठीक है, ये ग्रसनी रहता है, ग्रसनी के बाद आपका कंठ, और कंठ के बाद ये जो पार्ट है बेटा ये है आपका श्वास नली। इधर भी आप इमेज देख सकते हो, तो आप समझ लीजिए इमेज आपको वही बनाना, और ये ध्यान रखो बायो में आपको जितने भी इमेजेस हैं यानी चित्र हैं किसी भी चीज़ के सारों की प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छी तरीके से, यानी आप जब भी चाहो किसी भी टाइम इनको बना सको, और जो भी इनके पार्ट्स हैं उनको भी आपको लिखना होता है, तो बहुत अच्छे से करनी है भाई, ये ध्यान रखना बेटा। सबसे पहले नासिका। अब नासिका में क्या होता है, नासिका द्वारा हम सांस को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम नाक से सांस लेते हैं तो होता क्या है, देखो नाक में छोटे छोटे बाल है ना, हल्के से रोए से होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो धूल मिट्टी के कण होते हैं उनको रोकते हैं। ठीक है, अच्छा और भी है नाक में श्लेष्मरस भी होता है ना, श्लेष्मरस जो हमारे उसमें था, किसमें, ग्रास नली में भी था और हमारे आमाशय में भी था। तो श्लेष्मरस भी होता है, वो क्या करता है बेटा, वो यहाँ पर जो भी धूल के कण आते हैं वो चिपक जाते हैं। ठीक, एक तो बाल फिर श्लेष्मरस, इसके बाद जा रही है आपके अंदर देख लो वायु। ठीक है, ग्रसनी से होते हुए कंठ में, और कंठ से फिर श्वास नली। श्वास नली की अगर हम बात करें बेटा तो इसमें उपास्थि वलय होते हैं जो इसको कोलैप्स होने से यानी चिपकने से रोकते हैं। किसको, श्वास नली को। अब श्वास नली आगे चल के बेटा दो भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में, दो भागों में, जिनको हम कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो श्वसनी क्या है, श्वास नली का आगे का दो भाग है, आगे श्वास नली का आगे के भाग होता है, यानी दो भागों में जो बढ़ जाती है ये श्वसनीय है ना। श्वास नली जब आगे बढ़ती है दो भागों में तो जो वही दो भाग हैं वो अलग अलग क्या कहलाते हैं, श्वसनी कहलाते हैं। अब ये श्वसनी किस में जाती है भाई, फेफड़ों में जाती हैं। थोड़ा से फेफड़े बड़े बना लें, लो भाई ये एक फेफड़ा आपका हो गया, ये दूसरा हो गया। तो ये जो श्वसनीय हैं किस में जाती हैं, फेफड़ों में, और जैसे ही फेफड़ों में प्रवेश करती हैं ये और ज़्यादा शाखित हो जाती हैं, यानी और ज़्यादा भागों में बट जाती हैं। समझ गए। अब ये और ज़्यादा भागों में बढ़ गई, ये पतली पतली नलियां बन गई। ये एक नली है जैसे, ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं श्वसनिकाएं। क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं। ये क्या हैं, श्वसन, इधर रहने देते हैं, इधर लिख लेते हैं, श्वसनिकाएं हैं बेटा ये। ठीक है, तो श्वास नली श्वसनी में बढ़ती है, श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करती हैं, और फेफड़ों में ये श्वसनी और भी बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है जिनको हम श्वसनिकाएं कहते हैं। अब श्वसनिकाओं का जो बेटा आगे का भाग है, श्वसनिकाएं जिस पार्ट्स में खुलती हैं वो गुब्बारे नुमा संरचनाएं रहती हैं।
क्या? गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिनमें वायु स्टोर होती है, इनको कहा जाता है कूपिका। क्या? कूपिका। और ये बहुत सारी क्या है? कूपिकाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ध्यान रखना है। समझ गए ना? ये कूपिका है सिंगल, और इनको हम कूपिकाएं कहते हैं। यानी जो गुब्बारे नुमा संरचनाएं फेफड़े के अंदर हैं, जिनमें श्वसनी जाके खुलती है, श्वसनिकाएं खुलती है, उनको हम कूपिकाएं कहते हैं। याद रखना है भाई, कूपिका किसे कहते हैं, प्रश्न आ सकता है। अब ये कूपिकाओं की भाई बहुत बड़ी विशेषता है, ये कूपिकाएं ही गैसों के विनिमय के लिए क्षेत्रफल उपलब्ध कराती हैं। देखो कैसे, इन कूपिकाओं में रक्त वाहिकाएं होती हैं बेटा। क्या होती है? रक्त वाहिकाएं जकड़े होती हैं इन कूपिकाओं के ऊपर, बहुत अच्छी तरह से होती हैं कूपिकाओं के। अब जैसे ही इससे ऑक्सीजन आई, क्या आ रहा है बेटा? ऑक्सीजन आता है। अब यहां पे ऑक्सीजन आया, ठीक, ऑक्सीजन किस में जाएगा? कूपिकाओं में जाएगा। अब जो रक्त वाहिकाएं हैं उनमें ऑक्सीजन का लेवल क्या है? कम है, और इधर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन विसरण के द्वारा किस में आ जाता है? कूपिकाओं में आ जाता है, सॉरी रक्त में आ जाता है कूपिकाओं से, और रक्त में हीमोग्लोबिन है उसके साथ आबंध बनाता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में, सभी ऊतकों तक पहुंचा देता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन का वाहक है। बेटा अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारे फेफड़ों से अंगूठे तक ऑक्सीजन को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा आप बता सकते हो? अनुमान भी नहीं, 3 साल लगेंगे। कितने साल? 3 साल। देख लो, है ना कमाल की बात। हीमोग्लोबिन कितनी मदद कर रहा है? तो हीमोग्लोबिन पहुंचा रहा है। ठीक है, श्वसन वाहक मतलब ऑक्सीजन वाहक कौन है? हीमोग्लोबिन है। ये ध्यान रखना है बेटा आपको। इस तरह से क्या होता है, अब जैसे इसमें ऑक्सीजन आई तो ये कूपिकाएं फूल जाती हैं, और इस पे जो रुधिर वाहिका हैं उनमें ऑक्सीजन चली जाती है। अब यहीं पे प्रश्न आपको एक और बन जाता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो बेटा यहीं पे कूपिकाओं के ऊपर रक्त वाहिकाएं जो हैं, अब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखो, जो इधर से आ रही है ऑक्सीजन, उसमें तो 0.03% ही है ना, लेकिन जो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ग्लूकोज के विघटन के बाद वो ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे ही रक्त इधर आया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है इसमें, और वो किस में चली जाती है? कूपिकाओं में, और कूपिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? ज़्यादा है, वो इधर आ जाती है रक्त में। तो इस तरह से क्या होता है, अब इसमें जब कूपिकाओं में आ गई वो चीज़ बाहर निकाल दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे शरीर में। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। इस तरह से शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें देखो, ये जो कूपिकाएं हैं अगर इनको सबको फैला दिया जाए काट काट के, है ना, गुब्बारे की तरह, तो पता है कितना क्षेत्रफल ये घेर लेंगी? 80 मीटर स्क्वायर। मतलब 8/10 का जो एरिया होगा, ऐसे मान लो ये 8 मीटर और ये 10 मीटर, इस हिसाब से ये एरिया को कवर कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा है। तो यही रीज़न है भैया, इनमें बहुत ज़्यादा ये सतह प्रदान करती हैं कुल मिला के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल ये प्रदान करती हैं। तो ये प्रश्न आपका बेटा आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, हमने ये चीज़ें समझ ली हैं। ठीक है, नासिका में क्या था, श्वास नली में क्या है, श्वास नली में उपवास्थी बलय होते हैं जिससे वो चिपके ना। श्वास नली ऑक्सीजन को किस में पहुंचाते हैं? श्वसनी। आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है। श्वसनी फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती हैं, और फिर जो फेफड़ों में श्वसनी क्या है, श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। जो श्वसनिकाएं हैं वो किस में खुलती हैं? गुब्बारे नुमा संरचनाओं में, जिनको कूपिका कहते हैं। कूपिकाएं क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यानी गैसों के विनिमय के लिए अधिकतम क्षेत्रफल प्रदान करती हैं, क्योंकि इनमें क्या है? रक्त वाहिकाएं होती हैं। अब जैसे रक्त वाहिकाएं इनमें हैं तो उससे फ़ायदा क्या है कि ऑक्सीजन जैसे कूपिकाओं में आती है वो रक्त वाहिकाओं में विस्तृत हो जाती है, और जो रक्त वाहिकाओं में जो रक्त होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, वो हमारी कूपिकाओं में आ जाती है, और ये फिर उसको निकाल दिया जाता है। सांस लेना निकालना बाहर ये लगा रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको बेटा समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें, और इस पर आपका प्रश्न भी बहुत बनते हैं, तो ध्यान रखना। आपको ये भी मैंने समझा दिया है। तो कुल मिला के श्वसन वाला जो टॉपिक है बेटा हमारा कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कोई भी समस्या है तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और नोट्स मैंने आपको भेज रखे हैं इस चैप्टर के पहले ही, तो आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो भी मैं क्या है ना, ह्यूमन एरर होते हैं, जैसे मिस्टेक कुछ शब्दों को लिखने में हो जाती है, वही है। बाकी आपकी लैंग्वेज ठीक ठाक है, उसमें सब कुछ सही है, ठीक है। और उनको सुधार करके और देखते हैं, जो भी हो तो अपन भेज देंगे, और देख रहे हैं उनमें जो भी चीज़ें अपने को मिल रही हैं दोबारा एक बार भेज दिए जाएंगे। तो फिर इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।